नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर को रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि छत्तीसगढ़ में 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी होगी। 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में महत्वपूर्ण रूप से राज्य के किसानों से खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य शासन के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों से 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि में 25 लाख किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने इस वर्ष ई-केवाईसी के माध्यम से भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसानों की सही पहचान हो एवं डुप्लीकेशन दोहराव ना हो। पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है। 2739 खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी किए जाने हेतु समितियों में समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। समितियों को खरीद वर्ष 2025-26 में शून्य सूखत आने पर 5 रुपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन दिया जाएगा। धान खरीदी हेतु आवश्यकता अनुसार नए एवं पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 हेतु केंद्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य दिया गया है। प्रदेश में धान की रिसाइकलिंग रोके जाने एवं बेहतर मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु पहली बार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मार्फेड कार्यालय में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। धान खरीदी केंद्रों में बेहतर एवं सुगम व्यवस्था हेतु कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केंद्र प्रभारी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। सीमावर्ती राज्यों से खरीदी केंद्रों धान की आवक रोके जाने हेतु विशेष चेकिंग दल जिले स्तर पर गठित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। धान के परिवहन व्यवस्था अंतर्गत नियमित व्यवस्था को सुनिश्चित किए जाने हेतु धान के उठाव व परिवहन भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में आयोजित इंडियन मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। इसमें मैंने मुख्यमंत्री की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए प्रमुखता के साथ जो विषय उठाया वो मोबाइल टावर का है। मोबाइल टावरों के लिए मापदंडों को सरल बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ और कम आबादी वाले क्षेत्रों में जो 44% वन है, जिस प्रदेश ने अपने क्षेत्र के 44% इलाकों को जंगल के रूप में संरक्षित कर रखा है, वहां पर कम जनसंख्या है। उन्होंने अनुरोध किया है कि 250 और उससे अधिक की आबादी वाले गांव और 100 और उससे अधिक आबादी वाले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मोबाइल टावरों के लिए मंजूरी दी जाए। इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा किया गया। उन्होंने ही स्वयं इनॉग्रेट किया और इसमें हमने सबसे प्रमुखता के साथ मुख्यमंत्री जी की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने जो विषय उठाया वो मोबाइल टावर का है। मोबाइल टावर के लिए जो भी नॉर्म्स हैं उसमें सरलीकरण की मैंने बात कही
विशेष करके हमारे बस्तर सरगुजा जैसे अंचल हैं और मैदानी छत्तीसगढ़ के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उन गांवों की दृष्टि से कि हमारा छत्तीसगढ़ 44% जंगल को ओन करता है और इससे ऑक्सीजन जो निकलता है उसे हम छत्तीसगढ़ के लोग ही नहीं लेते हैं, पूरे भारत पूरी धरती के लोग लेते हैं। तो जिस प्रदेश ने 44% अपने क्षेत्र को जंगल के रूप में सुरक्षित रखा है वहाँ पे स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, कम जनसंख्या घनत्व वाला पॉपुलेशन है, दूर दूर छितरे हुए पारे मोहल्ले टोले हैं, तो उस विषय को मैंने रखा। और दूसरा LWE की लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की लड़ाई को पूरे देश के लिए हमारा छत्तीसगढ़ लड़ रहा है, ऐसी लड़ाई जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट माना जाता रहा है। तो इस तरह के जो बिंदुओं है उसके आधार पर मैंने रिक्वेस्ट किया कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नॉर्म्स है कि 250 की आबादी वाले जो विलेज हैं और 100 की आबादी वाले जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले नक्सल अफेक्टेड क्षेत्र में जो विलेज हैं, गांव हैं, उनमें मोबाइल टावर के लिए स्वीकृति प्रदान करने का मैंने रिक्वेस्ट किया है और आने वाले समय में अन्य धीरे धीरे करके टावर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, इसकी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। दूसरा, हमारा छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर इतनी तेजी से अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, वहाँ पर ये हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये भूकंप की दृष्टि से अत्यंत सुरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पे पावर की भी उपलब्धता अच्छे तरीके से है। यहाँ पर नवा रायपुर में अच्छे तरीके से एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ डेटा सेंटर बन सकता है। तो विभिन्न राज्यों को मैंने अपील किया कि जिन राज्यों में भूकंप सिस्मिक जोन में है, जैसे हिमालयन राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, इस तरह के राज्य यहाँ पर आकर अपना डेटा सेंटर स्थापित कर सकते हैं। ये दो बातें महत्वपूर्ण रूप से वहाँ रखी गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी.एस. सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने की अपनी इच्छा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कभी ये नहीं कहेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है। सिंहदेव ने कहा कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। उन्होंने बताया इससे पहले भी उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में रहा है। 2.5 साल से मीडिया में लगातार उनकी संभावनाओं को लेकर सुर्खियां भी बनी हुई है। सिंहदेव ने कहा कि मीडिया में चल रही चर्चाओं के बावजूद पार्टी का अंतिम निर्णय सर्वोपरि होता है और उसी का पालन किया जाता है। पूर्व डिप्टी सीएम ने ये भी संकेत दिया कि वे हमेशा पार्टी के निर्णय का सम्मान करेंगे और किसी भी तरह की बयानबाजी से दूरी बनाए रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व, खड़गे जी भी आए थे, ये बात उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कही थी कि जॉइंट लीडरशिप के नाम पे, और अमूमन 90% ऐसे ही होता है। अपवाद होता है कि किसी के नाम से चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव के समय कोई अपवाद की स्थिति अगर बन गई तब किसी का नाम आए। सामान्य रूप से कांग्रेस जॉइंट, मेरा सपना तो कांग्रेस की सरकार बनना है। मेरा नाम चला था, मीडिया ने बहुत 2.5 साल में मेरे को लगातार बना के रखा था। पार्टी का निर्णय जो होता है वो जिम्मेदारी कोई भी मिले तो आदमी नकार थोड़ा ना करेगा। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, पर आप ये कहोगे कि मुख्यमंत्री आप नहीं बनना चाहते हो, ऐसा कहो तो कौन कहेगा। दोनों चीज में बहुत फर्क है और वो बात सामने है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coach.
Rungta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री द्वारा गाय को राजमाता घोषित किए जाने के संबंध में बयान को कांग्रेस ने भाजपा का पॉलिटिकल प्रोपोगंडा बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य में गाय भूख से मर रही है। सरकार उनके चारे, पानी और सुरक्षा की व्यवस्था तो कर नहीं पा रही। मुख्यमंत्री गाय को राजमाता घोषित करने की बात कर सकती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। 2 साल में 5 लाख गौवंश गायब हो गए। सरकार ने क्या किया? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आगे कहा कि गौ को राजमाता घोषित करने वालों के राज में गाय सुरक्षित नहीं है। 2 साल में गांव और शहरों में पशुओं की संख्या 40% घट गई है। अर्थात राज्य से पिछले 2 सालों में लगभग 5 लाख से अधिक गौवंश गायब हो गए। ये लगभग 5 लाख गाय कहाँ गई? सीधा मतलब है उनकी तस्करी कर यूपी, महाराष्ट्र के स्लाटर हाउस पहुंचा दिया गया। कल मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि मंत्रिमंडल में विचार करेंगे कि गाय को राजमाता घोषित। मुख्यमंत्री जी का यह बयान मुझे लगता है पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है। वो इसलिए क्योंकि भाजपा सरकार बनने के बाद सबसे ज़्यादा मौतें गौवंश और गायों की हुई है और उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, उनकी खाने की दाने की कोई व्यवस्थाएं नहीं। गाय सड़कों पर रहते हैं हमेशा, वहीं सोना, उठना, बैठना, जिसके वजह से कई एक्सीडेंट की घटनाएं हुई। कई लोग की एक्सीडेंट से मौत हुई और लगभग 2500 से अधिक गायों की मौत भी हुई और पूरे प्रदेश में 5 लाख से अधिक गौवंश गायब है। मतलब कुल मिलाकर कि इतनी गायों की मौत, इतनी गायों की प्रदेश से गायब होना को सरकार को ध्यान नहीं आया। इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा ये सरकार अपना रही है। आप देखेंगे कि पिछले महीने का महतारी बंधन की योजना में इस सरकार ने 5 लाख से अधिक महतारी बंधन के हितग्राहियों का पैसा इस सरकार ने काट दी। सरकार बड़ा दावा करती थी कि हम पूरे प्रदेश में 70 लाख महिलाओं को महतारी बंधन का लाभ दे रहे हैं और उनके 70 लाख महिलाओं के खातों में पैसा डाला जा रहा है। लेकिन जब 20वीं किस्त देने की बारी आई तो सरकार ने 5 लाख से अधिक, पूरे प्रदेश में 5 लाख से अधिक महतारी बंधन हितग्राही महिलाओं को काट दिया गया और 5 लाख से अधिक लोगों को अब इसका लाभ नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों? इस सरकार से हम पूछना चाहते हैं, 5 लाख से अधिक महतारी बंधन हितग्राहियों का पैसा क्यों काटा गया? सरकार को इसको जवाब देना चाहिए। का सीजन है, दीपावली जस्ट सामने है। जो प्रदेश से गरीब छोटे छोटे व्यवसाय करने के लिए आते हैं, जो सड़कों में बैठकर ठेले लगाकर, बोरी बिछाकर जो अपनी रोजमर्रे की सामान खरीदी बिक्री करते हैं, उनको ये सरकार ने आदेश किया है कि पिछले 2 दिनों से उनको सड़कों से बेदखल करने का काम कर रही है। सड़क किनारे से उनके साथ मारपीट कर रही है, उनके सामानों के साथ जब्त कर रही है, उनके सामानों को जब्त कर रही है और उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। मैं समझता हूँ ये गलत है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। वो इसलिए क्योंकि सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है और त्योहारों के सीजन में छोटे छोटे आमदनी कमाने वाले, रोजी रोटी कमाने वाले उन गरीबों को ऊपर इस तरह के अत्याचार करना, उनको प्रताड़ित करना, उनको सामानों को जब्त करना और उनके ऊपर कार्रवाई करना, मैं समझता हूँ गलत है। इसका कांग्रेस विरोध करती है और इस तरह से छोटे छोटे व्यवसायी को परेशान करना बंद करे सरकार, क्योंकि पूरे प्रदेश में यही हालत भारतीय जनता पार्टी की सरकार डराने और धमकाने का काम कर रही है। जिस तरह से कल कवर्धा में कि हमारे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है, मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिल्कुल भी इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने
गाड़ी रोक के उनके साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक रूप से इस विरोध प्रदर्शन को कुचलने का और दबाने का ये प्रयास है और उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं करना गृह मंत्री के गृह जिला में, गृह विधानसभा में कहीं न कहीं इस तरह से घटना का मनोबल बढ़ाता है। इसलिए कि उनके ऊपर तत्काल FIR दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह कार्रवाई नहीं होती है तो 1 नवंबर को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं छत्तीसगढ़, तो अगर इस तरह से होगा तो निश्चित रूप से हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। बालोद जिला स्थित देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम रानीतराई में महिला कोटवार के हत्या की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली है। हत्या करने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 अक्टूबर को दोनों आरोपियों ने चोरी की नीयत से उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उसके घर से चांदी के जेवरात 24,000 रुपए नगद चोरी किए गए थे। हत्या के बाद घर के दरवाजे को बाहर से चिटकनी लगाकर आरोपी फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। आरोपी गोलू उर्फ महेंद्र साहू रानीतराई रोड थाना सुरगी जिला राजनांदगांव और दूसरा आरोपी महेंद्र कुमार ग्राम रानीतराई का निवासी है। पुलिस ने इनके पास चोरी किए गए चांदी के जेवर को जब्त कर लिया है। मामले का खुलासा बालोद SP योगेश कुमार पटेल ने पत्रकार वार्ता के दौरान किया। दिनांक 6 अक्टूबर को पुलिस के पास एक सूचना आई कि घर से बॉडी की बदबू आ रही है और एक महिला की लाश पड़ी हुई है। सूचना आने के तुरंत बाद पुलिस की टीम पहुंची वहां पर, देखा कि महिला की मृत शरीर पड़ा हुआ है, जो कि लग रहा था कि 3-4 दिन पहले मृत्यु हुई होगी। और साथ ही साथ महिला का एक हाथ हथेली के पास कटा हुआ था, कटा हुआ हिस्सा भी महिला के बॉडी के पास पड़ा हुआ था। साथ ही साथ घर के विभिन्न सामान बिखरे पड़े थे। लग रहा था कि जो भी गुस्सा होगा उसने महिला की हत्या की है और जो भी वैल्यूएबल सामान होगा वो महिला के हाथ से लूट या चोरी करके चले गए हैं। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस की अलग अलग टीम जैसे कि FSL, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, साइबर टीम पूरी इस घटना के खुलासे में लगी। मेहनत के पश्चात कुछ क्लू हमारे पास लगे, जैसे कि CCTV कैमरा मिला हमको, जिसमें 2 व्यक्तियों की गतिविधि संदिग्ध लगी। उसके तस्दीक के पश्चात हमको पता चला कि गांव में ही 2 व्यक्ति हैं जिनकी गतिविधियां संदिग्ध होती है। वे नशा करते हैं, नशे के आदी हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। फिर हमने दोनों व्यक्तियों का CDR लिया। CDR में कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण क्लू मिले, जिससे हमने दोनों व्यक्तियों को अपने गिरफ्त में लिया। गिरफ्त में लेने के पश्चात जब पूछताछ की गई तो दोनों व्यक्तियों ने इस घटना को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को रात में वो लोग महिला के यहाँ घुसे थे। क्योंकि महिला बुजुर्ग थी, लगभग 65 साल की उम्र है उसकी, तो इन दोनों को लगा कि आसानी से महिला के साथ हम लूट की घटना को अंजाम दे सकते हैं। जब वो महिला के घर में घुसे तो महिला ने इनको देखने के पश्चात विरोध किया। फिर दोनों व्यक्तियों ने विरोध को देखते हुए महिला का गला दबाया, उसका मुंह दबाया, जिससे कि महिला की आवाज आसपास के लोगों को सुनाई नहीं दे। और इसके पश्चात महिला की दोनों ने हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात महिला के शरीर को घर पे ही रखा और घर पे जितने सामान पड़े हुए थे, अलग अलग सामान जैसे कि बक्सा है, कोई बोरा है, ये सभी को तलाशी करने लगे। तलाशी में फिर जो भी वैल्यूएबल सामानों को मिला, कीमती सामान मिला, उसको वो उठाकर ले गए। और जाते जाते जब देखा कि महिला ने अपने हाथों में चांदी के कंगन पहने हैं, तो एक हाथ से चांदी का कंगन निकाल लिया और दूसरे हाथ से जब चांदी का कंगन नहीं निकल पाए तो उन्होंने पास में रखे हंसिया से महिला का हाथ काटा और हाथ काटने के पश्चात अन्य के सामान को भी लेकर चले गए। दोनों ने ये स्वीकार किया कि ये लोग नशा करने के आदी हैं। जब भी नशा करते हैं और नशा जब नहीं करते हैं तो जब पैसा खत्म हो जाता है और नशे की तलब जब लगती है तो वो इस तरह की घटना को अंजाम देने का प्लानिंग करते हैं। इस प्रकार से ये घटना भी इन्होंने नशा करने के लिए पूरा प्लान किया था। जो भी सामान इस घटना में चोरी किए गए थे, लूट किए गए थे, उसको पुलिस ने बरामद किया है। इन्होंने दोनों व्यक्तियों ने ये भी स्वीकार किया कि इन्होंने देवरी थाना में ही नाहंदा में एक बुजुर्ग महिला के यहाँ नकद जमीन की घटना हुई थी, जिसमें 2,54,000 रुपए की राशि चोरी की गई थी, उसको भी चोरी की घटना को स्वीकार किया है। इन दोनों आरोपियों के नाम
महेंद्र कुमार साहू, एक के पिता हेमलाल साहू, दूसरे के पिता मेघनाथ साहू। दोनों व्यक्तियों को एक आरोपी पश्चात गिरफ्तार किया गया है और इस घटना में चोरी के सामान जैसे चांदी के सामान और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के तखतपुर थाने में पदस्थ आरक्षक आकाश निषाद पर तखतपुर के वार्ड 12 की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि आरक्षक ने जबरन घर में घुसकर अवैध वसूली की और पैसे न देने पर उसके पति को झूठे शराब तस्करी के केस में फंसा दिया। महिला ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी है और शपथ पत्र भी सौंपा है। शिकायत में बताया गया है कि आरक्षक ने पहले 20,000 रुपए लिए और फिर 10,000 की दोबारा मांग की। इनकार करने पर अगले दिन उसके पति को शराब लाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महिला ने सवाल उठाया, बिना महिला पुलिस और अनुमति के घर में घुसना नियमों की धज्जियां उड़ाना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह ने आरक्षक को निलंबित कर दिया है। कॉलेज पड़ा तखतपुर मोर घर में 4 पुआ रही से 1 अक्टूबर के लारी से मोर पति दे तेरा जबरदस्ती पुलिस वाला आकाश निषाद जो थर के लेगी से हम नहात रहे तो मोर सास ला धमकी देते रहे तो कम पकड़ के लेके जाऊँ तो थाना कर दूँ, ज़्यादा करबे तो ऊपर केस बना दूँ। ऐसे कि मोर धमका चमकात रहा है और मोर आदमी रा पैसा दे कहत रहा 20,000। हम गरीब आदमी कामक पैसा मांगो, बार बार तंग करते। 4 दिन रह जाए खाली मोर घर में आके एकदम से परेशान करत है। मोर आदमी आते 4 ठीक लात रहा है, 2 जन आदमी रहा 4 ठीक लात है। तब वो जबरदस्ती दुश्मन निकाले बर 4 ठीक लात है, तब 50 ठीक के केस बना दे और नहीं छोड़ा जा का कर ले है। ऐसे के कहा थे और पैसा मांगा हम कामा के देबो। गरीब आदमी आकाश निषाद। राजधानी रायपुर के अवंती विहार इलाके में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब चलते चलते एक इलेक्ट्रिक कार अचानक धधक उठी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क पर कार से पहले धुआं निकलने लगा और कुछ ही सेकंडों में उसमें तेज लपटें उठने लगी। आग लगने के दौरान गाड़ी से धमाके की तेज आवाज भी आई, जिससे इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। घटना इतनी अचानक हुई कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को किनारे लगाकर तुरंत बाहर छलांग लगा दी और उसकी जान बच गई। हालांकि कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर राख हो गई। बैटरी गाड़ी है। अरे इनकी सूरत तो पहले बनाओ। क्या हिम्मत दिखाता है यार तू है? बैटरी गाड़ी है ना, बैटरी गाड़ी है ना, ये हिम्मत दिखाने वाले। जशपुर जिले की कोतवाली थाना और तुमला थाना पुलिस को ऑपरेशन शंखनाद के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयों में 19 गौवंशों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। तुमला क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ तस्कर पैदल ही गौवंशों को मारते पीटते हुए उड़ीसा की ओर ले जा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में थाना तुमला और फरसाबहार पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर मौके से 4 तस्करों कुमार यादव, राजकुमार साय, उपेंद्र यादव और रोहित यादव को गिरफ्तार कर लिया और सभी 19 गौवंशों को सकुशल मुक्त कराया। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि ऑपरेशन शंखनाद के तहत लगातार कार्रवाइयां जारी है। पुलिस ने कुल 19 गौवंशों को मुक्त कराया है और 4 गौ तस्करों को जेल भेजा है। तो मौसी तस्करों पर कार्रवाई हुई है। जसपुर पुलिस के द्वारा जो ऑपरेशन शंखनाद चलाया जा रहा है उसका असर ये हुआ है कि अभी ग्रामीण लोग भी इसको लेके जागरूक हो गए हैं और अगर कोई पैदल पशुओं को हकालते हुए ले जाता है तो पुलिस को सूचनाएं मिल रही है। इसी कड़ी में थाना तुमला और फरसाबहार को ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग पैदल पशुओं को हाँकते हुए ले जा रहे हैं। इस पर वहां की टीम गई और 15 गौवंशों को तस्करों से मुक्त कराया। इसी प्रकार से कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर सिटोवा में इस तरह की सूचना मिली, यहाँ से 4 गौवंशों को तस्करों से मुक्त कराया गया है। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4-6-10 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और उनके खिलाफ अग्रिम विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।